हेलो। तो अपन ने है ना लास्ट लेक्चर में वॉन-टॉप गुणांक को देख लिया था कि वॉन-टॉप गुणांक क्या होता है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा। देखो, वॉन-टॉप गुणांक आई बराबर अपन ने लिया था कि जो संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पहले कणों की संख्या, और उसे अपन ने लिया था एन यानी मोल ऑफ ऑब्जर्व्ड, है ना, यानी संगुणन या वियोजन के पश्चात मोल बटे एन थॉर्टिकली, जो अपन, है ना। और इसको अगर मोलर मास में चेंज करते हैं तो कैसे होता है, एम थॉर्टिकली बटे एम ऑब्जर्व्ड। ये फॉर्मूला आया था अपन का। अब अपन ने देखो, अगर अल्फ़ा इजिकल टू 100% है, अल्फ़ा इजिकल टू 100% मतलब प्रबल चीज़ें हैं, प्रबल है, तो अपन उनकी रस्य में खंडमिति गुणांक के हिसाब से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अगर और अगर कोई विद्युत अनपगट्य है, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, शर्करा है, कोई भी, है ना, जो विद्युत अनपगट्य होते हैं, जो टूटते नहीं हैं, उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, और प्लवर के लिए अपन अल्फ़ा निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन जो वीक एसिड है, आप वीक क्या है, वीक एसिड या फिर वीक वो बेस हैं, उनमें संगुणन या वियोजन के लिए अपन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, उनके लिए आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, जो उनके लिए देखो, अगर वियोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो उनके लिए आई बराबर अपन लेते थे 1 + n-1 अल्फ़ा, है ना। और संगुणन के लिए अपन आई बराबर क्या लेते थे, आई बराबर लेते थे अपन, आई बराबर 1 + 1/n-1 अल्फ़ा। ये दो फॉर्मूले अपन यूज लेते थे, है ना। ये सिर्फ दुर्बल के लिए है, प्रबल के लिए नहीं है ना। तो अपन ने देखो, अब ये फॉर्मूले निकाल लिए थे। अब उसके बाद अपन देखो क्या करते हैं कि कुछ इसके बाद क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करना है अपन को, है ना। उसके बाद अपन को देखना है कि RLVP यानी वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। पहला अनुसंख्यक गुणधर्म यही था ना अपना, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, मतलब RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें अपन को देखो, ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके लिए अपन ने फॉर्मूले देखो, वाष्प दाब में अवनमन का वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, जब अपन अवाष्पशील विलय मिलाए, है ना, अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तब वाष्प दाब में अवनमन आता है। और ये कितने कम मात्रा में मिलाते हैं, कम मात्रा में, और अवनमन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम। मैंने बताया था कि अगर 760 है पहले, तो ये 730, 745 ऐसे हो जाएगा। इतना अवनमन होगा बस 10-15 पर, 1-2% का अवनमन होता है। लास्ट मेजरली होगा तो 5% का अवनमन होगा, इससे ज़्यादा 5% से ज़्यादा अवनमन नहीं होता है। तो अपन ने देखो, इसमें जब अवनमन होता है, वो अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 था, है ना। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 था पहले। अब अवनमन होगा तो कम हो जाएगा। अब मान लो शुद्ध विलायक था, वाटर था, इसमें उसका वाष्प दाब P0 था, इसमें थोड़ा अपन ने एविले मिला दिया, थोड़ा सा अवाष्पशील एविले, तो एविले मिलाने पर इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना। PS ये सॉल्यूशन का हो जाएगा। लेकिन जो PS है वो कम होगा P0 से। वो तो अपन को पता है, क्यों, क्योंकि अवनमन हुआ है, अवाष्पशील ठोस मिलाया अपन ने। तो ये जो अभी P0 माइनस PS करेंगे, जो ये अंतर आ रहा है डेल्टा P का, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। अब अगर इसे सापेक्षिक अवनमन लेना है अपन को, यानी RLVP लेना है, RLVP होता है, क्या होता है, RLVP को सापेक्षिक अवनमन क्या होगा, सापेक्ष P0 माइनस PS, और किसके सापेक्ष लेते हैं, उसके सापेक्ष। किसके सापेक्ष, अपन विलायक के सापेक्ष लेते हैं, विलायक के सापेक्ष P0। ये हो गया वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। ये फॉर्मूला अपन ने पहले भी निकाला था। अब जो वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन होता है, वो अपन ने राउल्ट के नियम के अनुसार वो बराबर आया था एक्स सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के,
है ना, वो एक्स सॉल्यूट के बराबर आया था। अब वो एक्स सॉल्यूट क्या होता है, मोल बटे टोटल मोल, टोटल मोल है ना, टोटल मोल, खुद के मोल बटे टोटल मोल। और देखो ये क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब खुद के मोल है ना, खुद के मोल बटे टोटल मोल, खुद के मोल मतलब एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्यूट ल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, है ना। ये वाला फॉर्मूला अपन ने पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ वासुदाब का। अब देखो अपन को पता है कि आई, अब देखो अगर यहाँ पर अपन देखें कि संगुणन और वियोजन होता है तो आई आएगा, है ना। ये तो अनुसंख्यक गुणधर्म हो गया, ये अनुसंख्यक गुणधर्म है ना, ये अनुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन में संगुणन या वियोजन हो जाएगा तो अनुसंख्यक गुणधर्म की जगह आ जाएगा वो अनुसंख्यक गुणधर्म की जगह क्या आ जाएगा, असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा। क्या, असामान्य, असामान्य, असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा, अनुसंख्यक गुणधर्म। अब असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म में क्या होता है, वॉन ऑफ गुणांक आई। अब आई को लिखना होता है, आई बराबर क्या होता है, एन ऑब्जर्व्ड बटे एन थॉर्टिकली, है ना। अब देखो एन थॉर्टिकली बटे एन ऑब्जर्व्ड, ये होता है आई, है ना, आई होता है ये, ठीक है। अगर अपन देखें तो एन ऑब्जर्व्ड बराबर क्या हो सकता है, एन ऑब्जर्व्ड बराबर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आई एन थॉर्टिकली हो जाएगा, है ना। एन ऑब्जर्व्ड बराबर आई थॉर्टिकली हो जाएगा ना। इसको जहाँ मल्टीप्लाई करें तो एन ऑब्जर्व्ड, अब असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म के लिए अपन को पता है कि यहाँ लिखें तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। तो यहाँ पर एन विलय के लिए अपन देख रहे हैं, ये किसके लिए, विलय के लिए, मिला तो विलय ही रहे हैं ना अपन, तो विलय के लिए देखें तो एन एन विलय क्या ऑब्जर्व्ड आएगा, है ना, बटे एन ऑब्जर्व्ड विलय का, है ना, प्लस सॉल्वेंट का ऑब्जर्व थोड़ी आएगा, सॉल्वेंट का तो फिक्स है ना, एन सॉल्वेंट। तो अब इन ऑब्जर्व की जगह पे अपन इसको रख सकते हैं एन थॉर्टिकली, जो कि ये पहले का है ही है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और आई मल्टीप्लाई में एन थॉर्टिकली बटे आई मल्टीप्लाई में एन थॉर्टिकली प्लस एन सॉल्वेंट। अब जो एन थॉर्टिकली है यही तो एन सॉल्यूट है पहले का। अब आई लगाने से बस इसमें चेंज आया है विले वाले में, है ना, विले वाले में ही तो चेंज आ रहा है ना, है ना। तो अगर अपन देखें तो विलय के मोल हैं, किसके, विलय के मोल। अपन ने विलय बहुत कम मिलाया है तो विलय के मोल को अपन नगण्य मान सकते हैं विलायक के मोल के सापेक्ष में। तो यानी एन सॉल्वेंट है वो ग्रेटर देन है एन सॉल्यूट। तो एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्यूट बराबर हो, लगभग मान सकते हैं अपन एन सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर अपने पास, फॉर्मूला बन जाएगा वास्तव में सापेक्ष गुणों क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, है ना, बराबर आई, तो ये तो सॉल्यूट रहेगा, अरे यार आई एन सॉल्यूट, है ना, जो थर्टिकली है अपना, जो अपन को पता है, बटे अब एन अपन ने उसको तो हटा ही दिया तो बच जाएगा एन सॉल्वेंट बचेगा, एन सॉल्वेंट बचेगा, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो जब अपन क्या करते थे, जब अपन वो लेते थे क्या, एक्सप्रोक्सीमेट, तो ये पी नॉट है इसको अपन पी एस करते थे, पी एस अपन ने फॉर्मूला देखा था, पी एस किया था ना। तो इसमें जो पी नॉट की जगह क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर आई एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बन गया अपना, आई एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट। बताऊँ कौन सा वाला फॉर्मूला था ये,
ये वाला फॉर्मूला अपन ने पहले वाष्पदाब में सापेक्षिक अपनमन निकाला था। यहाँ से एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्यूट बराबर एक करके एक्स सॉल्वेंट बराबर 1 माइनस एक्स सॉल्यूट किया। फिर पी एस बराबर आ रहा था पी नॉट एक्स सॉल्वेंट, तो पी एस बराबर पी नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, तो पी एस बराबर पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स सॉल्यूट, तो पी नॉट एक्स सॉल्यूट बराबर पी नॉट माइनस पी एस। तो एक्स सॉल्वेंट बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये तो आ गया अपना वाष्पदाब में सापेक्षिक अपनमन और एक्स सॉल्यूट में संबंध। अब एक्स सॉल्यूट ये क्या है, एल बी वाष्पदाब में अपनमन है पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या है, सापेक्षिक अपनमन है। मैंने बताया था ना सापेक्ष में किसके सापेक्ष लेना है उसके, तो वाष्पदाब में सापेक्षिक अपनमन है ना। ये किसके सापेक्ष बराबर है, एक्स सॉल्यूट के, है ना। अब अपन यहाँ एक्स पी एस बराबर ये वाली टर्म रखते हैं, पी एस बराबर पी नॉट एक्स सॉल्वेंट। तो ये क्या है, ये राउल्ट का नियम ही तो है। जो वाष्पदाब है वो किसके बराबर होता है, प्रारंभिक वाष्पदाब और उसकी मूल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। यही तो है उसका विलयन का जो वाष्पदाब है वो विलायक की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो पी नॉट आता है। ये अपन ने राउल्ट के नियम में देखा था, है ना। तो फिर अपन एक्स सॉल्वेंट निकालते हैं पी एस अपॉन पी नॉट, तो एक्स सॉल्यूट बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये अपन निकाल चुके हैं वास्तविक। इन दोनों को रखते हैं तो ये यहाँ पर एन सॉल्यूट बटे एन टोटल, एन सॉल्वेंट बटे एन टोटल, एन टोटल से एन टोटल गया तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। ये क्या है, पी एस बराबर एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको मोस्टली यूज करते हैं अपन, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला था, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ से लिखा है, ये वाला, है ना। तो दोनों फॉर्मूले अपने पास आ चुके हैं। अब अपने पास मेनली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है किसकी किसके लिए, ये जब जब अपन यूज करते हैं ना, है ना। और ये मैंने किसके लिए निकाला है, ये जब निकाला है जब एन सॉल्वेंट है जो बहुत ज़्यादा है एन सॉल्यूट से। एन सॉल्वेंट सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है एन सॉल्यूट से, मतलब अति तनु। मैंने बताया था पिछली पिछली क्लासों में, अति तनु। अति तनु के लिए अपन इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर बताया था ना। तो ये एन सॉल्यूट अति तनु के लिए है ना। तो अब अपन ने वाष्पदाब में सापेक्षिक अपनमन निकाल लिया। अब अपन को हमेशा ही, अब है ना, जब भी अपन वाष्पदाब में मतलब ऐसे लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस, तो इसके साथ अपन को हमेशा आई लगाना है, आई एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट। तो अपन को हमेशा आई का यूज करना है। अब फॉर्मूला तो वही है पर आया क्या है आगे, बस आई। तो हमेशा अपन को अब आई का यूज करना है। हमेशा अपन को अब किसका यूज करना है, आई का, है। अब देखो, अब अब अपन देखते हैं कि ये क्या है, एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट। ये क्या है, खुद के मोल बटे विलायक के मोल। ये सांद्रता नहीं है क्या, सांद्रता पद नहीं है क्या, पद। अब कहेंगे कैसे, देखो मोलरता क्या होती है, मोलरता एक मोलर मोलरता मोलरता ऐसे लिखते हैं। मोलरता क्या है, मोलरता एक सांद्रता पद है। मोलरता कैसे लिखते हैं अपन, 1 लीटर विलियन या 1000 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मूल। 1 लीटर विलियन या 1000 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मूल, यानी विलय के मूल n इंटू 1000 बाई आयतन ml में, है ना। यही तो लिखते थे अपन, यही तो है मोलरता का फॉर्मूला, यानी n बाई ml आयतन। तो ये जो n सॉल्वेंट है, n सॉल्यूट है, ये भी तो n बाई n है। ये ये भी एक सांद्रता पद है ना।
ये भी तो एक सांद्रता है, क्योंकि ये विलायक के मोल हैं, विलायक के मोल ज़्यादा होते हैं, है ना। तो जो ये है आई, ये मल्टीप्लाई में किससे है, कंसंट्रेशन के, कंसन यानी सांद्रता के, आई इंटू सांद्रता है ये, सांद्रता है। अब बराबर में किसके हैं, ये आर एल वी पी के, आर एल वी पी के, है ना। तो अब मान लो, अब अपन कहते हैं कि सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता को बढ़ाएं किसी चीज में, यानी मोलरता को बढ़ाई जाए, मोललता को बढ़ाई जाए, तो आर एल वी पी बढ़ेगा कैसे। मोलरता बढ़ाने का मतलब क्या है, मोलरता बढ़ाने का मतलब क्या है, मोलरता बढ़ाने का मतलब है एन को बढ़ाना, इसके मोल, विलय के मोलों को बढ़ाना। अगर अपन ने विलय के मोल बढ़ा दिए तो वास्तव में आपेक्षिक अपनमन है वो कम होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, वास्तव में सापेक्षिक अपनमन ज़्यादा हो जाएगा, वास्तव में सापेक्षिक अपनमन ज़्यादा हो जाएगा मोलरता बढ़ाने से, मतलब सांद्रता बढ़ाने से वास्तव में सापेक्षिक अपनमन ज़्यादा होता है कि नहीं होता, वास्तव में सापेक्षिक अपनमन ज़्यादा होता है कि नहीं होता, सांद्रता बढ़ाने से होगा। कम सांद्रता मिलाएंगे अपन, बहुत कम एविले मिलाते हैं तो 1-2% की वृद्धि आएगी। अगर अपन ने 50% जल और 50% एविले पदार्थ मिला दिया तो वास्तव में सापेक्षिक अपनमन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 80-90% हो जाएगा। मतलब वास्तव में सापेक्षिक अपनमन तो बढ़ता है, लेकिन वाष्प दाब वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले पी नॉट था, बाद में क्या हो रहा है, पीएस कम ही तो है पी नॉट से, लेकिन आर एल बी पी तो बढ़ा। इनमें जितना अंतर आएगा, ये जितना ज़्यादा होगा, ये जितना कम होगा, उतना ही तो डेल्टा पी ज़्यादा होगा, मतलब अवनमन है वो तो ज़्यादा होगा सांद्रता बढ़ाने पर कोई भी चीज़ की, है ना। और अवनमन तो ज़्यादा होगा, लेकिन वासुदाब कम होगा। तो ये वाली बात अपन को याद रखनी है। अब देखो सांद्रता, अब मोलरता होती है और एक होती है मोललता। मोललता ये दोनों अलग होता है, लेकिन जल के लिए मोलरता और मोललता बराबर होती है। क्यों, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है, घनत्व घनत्व बराबर क्या होता है, 1 लेते हैं अपन। अब देखो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन 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 v इंटू डी, आयतन इंटू घनत्व, है ना। द्रव्यमान बराबर m बराबर वी डी होता है ना। तो अगर किसी भी चीज का घनत्व एक है, अगर किसी भी चीज का घनत्व एक है तो आयतन और द्रव्यमान बराबर होंगे, यानी भार भार और आयतन, किसी भी चीज का घनत्व एक है तो भार और आयतन दोनों बराबर होंगे। और देखो आयतन तो आता है मोलरता में और भार किस में आता है, तो मोललता में। अगर किसी चीज का घनत्व नहीं दिया है अपन को, घनत्व दिया ही नहीं है, अब दिया नहीं है किसी चीज का, तो मानना क्या है, एक। किसी चीज का घनत्व नहीं दिया है तो मानना क्या है, एक। अब किसी चीज का घनत्व नहीं दिया है तो एक मान लिया, तो एक मानते ही मोललता बराबर हो जाएगी मोलरता के। क्यों, क्योंकि m बराबर होता है वी डी, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, है ना। तो मोलरता बराबर मोलरिटी हो जाएगी, है ना। तो ये, अब देखो मतलब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो अपन को याद रखना है, लेकिन ये वाली जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये कॉन्सेप्ट वाली है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर आर एल वी पी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। विलेय की सांद्रता बढ़ाने पर आर एल वी पी वास्तव में सापेक्षिक अपनमन तो ज़्यादा होगा, लेकिन वास्तव तो कम हो जाएगा। सही बात है। अगर घनत्व बराबर दिया है तो मोलरता बराबर मोलरता लेंगे अपन, है ना। तो बस ये है, अपन को और कुछ नहीं करना। अब इसमें देखो क्वेश्चंस करने हैं वास्तव के सापेक्षिक अवनमन के। मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ तुमको, देखो। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। कौन सा क्वेश्चन है ये, कि ए बी तथा सी प्रत्येक के 10 ग्राम को 180 ग्राम जल में घोलकर 3 विलयन बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी के प्रत्येक 10 ग्राम को, यानी ए बी सी का प्रत्येक 10 ग्राम अलग अलग घोल लिया 180 जल में, ठीक है, घोल लिया, 3 विलयन बना लिए। यदि ए बी तथा सी के मोलर द्रव्यमान क्रमशः, इनके मोलर द्रव्यमान दे दिए 100, 200 और क्या है
10,000 ग्राम पर मोल है। ये मोलर द्रव्यमान दे दिया यानी मॉलिक्यूलर वेट। तो वाष्प दाब में सापेक्षिक अपनमन क्या होगा? वाष्प दाब में सापेक्षिक अपनमन। अब अपन को देखो क्या दिया है, मोलर द्रव्यमान दे दिए और इनके द्रव्यमान दे दिए, तो अपन इनके मोल निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं ना मोल आराम से। इसका खुद का वेट दे रखा है और मोलर वेट दे रखा है, तो मोल नहीं निकाल सकते अपन, अलग अलग के मोल निकाल लेंगे। अब देखो ये ए बी सी में प्रत्येक में ये दे रखा है, इसमें कहीं भी आई का जिक्र हो रहा है क्या? आई का जिक्र नहीं हो रहा, तो आई बराबर क्या लेना है अपन को? एक। अब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है? सांद्रता क्या कहते हैं? एन सॉल्यूट बटे डब्लू सॉल्वेंट, है ना। मोल, अब देखो सांद्रता क्या होती है? एन सॉल्यूट बटे एन डब्लू सॉल्वेंट, ये मोललता के लिए लिए गए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखो मोल, जिस देखो डब्लू सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? फिक्स है 180 ग्राम। क्या है? फिक्स है 180 ग्राम। डब्लू ऑफ सॉल्वेंट क्या है? फिक्स 180 ग्राम। तो अब इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट ये हमेशा चेंज होंगे, सब में चेंज हो रहा है। एक का 10, प्रत्येक का 10 ग्राम लिया है, लेकिन एक का मोलर वेट 10 है, तो 10/100 एक का मोल होगा, एक का 10/200 होगा, एक का 10/10,000 होगा। ये इनके मोल होंगे। यानी इसको, इसका 1/10, इसका 1/20, इसका 1/1000। यानी सबसे ज़्यादा मोल ए के हैं, फिर बी के हैं, फिर सी के हैं। अब ए का मोल ज़्यादा है ना। ए का मोल ज़्यादा है। ए का मोल ज़्यादा है। अब जिसका मोल ज़्यादा है, जिसके मोल ज़्यादा है उसमें RLVP ज़्यादा होगा। अपन ने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला देखा है अपन ने आराम से। अपन ने क्या निकाला था यहाँ पर? जिसकी सांद्रता ज़्यादा, सांद्रता मतलब मोल ज़्यादा, जिसके मोल ज़्यादा, जिसके मोल ज़्यादा उसमें RLVP ज़्यादा, उसका वाष्प दाब कम। यानी वाष्प दाब में सापेक्षिक अपनमन सबसे ज़्यादा ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, क्योंकि मोल ज़्यादा है। अब मोल से भी ना करो तो अपन क्या किससे कर सकते हैं? वेट, मोलिकुलर वेट से। और जो आई का अनुपात होता है ना, वो आई का अनुपात वो मोल के लिए जो होता है ना, उसका उल्टा होता है मोलर द्रव्यमान के लिए। अपन ने देखा है ये मोलर द्रव्यमान के लिए उल्टा होता है ना। तो देखो मोलर द्रव्यमान के लिए उल्टा होता है। तो देखो RLVP तो सबसे ज़्यादा ए की होगी, फिर बी की होगी, सी की होगी, क्योंकि मोल ज़्यादा है। देखो एम सॉल्यूट कम, मोल ज़्यादा, तो RLVP ज़्यादा। मोल और एम सॉल्यूट का अनुपात हमेशा उल्टा होता है। और वाष्प दाब का क्रम सबसे ज़्यादा सी का होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा RLVP होगा, जितना ज़्यादा जिसका RLVP होगा उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा, है ना। तो देखो ये एक चीज़ है कि जो सभी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, जैसे डेल्टा TB है, डेल्टा TF है, RLVP है, और परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ये सभी की सभी है ना मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि यह सभी की सभी मोल के समानुपाती होते हैं। विलय का मोल है ना एन सॉल्यूट, उसके समानुपाती होते हैं, और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। अगर डब्लू सॉल्वेंट सेम है तो है ये, क्योंकि मोल चेंज हो जाएंगे। अगर अपन को ढंग से देखना है ना, तो मोल निकाल लो, उसके मोल निकाल के अपन को करना है। ये डब सॉल्वेंट के चक्कर में, वो मोलर भार के चक्कर में मत पड़ो। अपन को तो मोल निकालना है, जिसके मोल ज़्यादा, जिस विलय के मोल ज़्यादा उसका RLVP ज़्यादा, और उसी ही का और उसका वाष्प दाब कम। ये सीधी सी बात है भाई, और कुछ नहीं करना। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। ये क्वेश्चन अच्छे है भाई, ये है ना, ये वाला, ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर आई एन सॉल्यूट बटे एन सॉल्वेंट, ये वाले क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन ये जो सांद्रता वाला क्वेश्चन है ना, कंसंट्रेशन वाला, ये ज़्यादा आता है। तो देखो एक और क्वेश्चन है, प्रत्येक यौगिक के 1 मोल को 5 मोल विलय में घोला गया है, ठीक है। मोल फिक्स कर दिए, विलायक के मोल फिक्स कर दिए, ठीक है। NaCl आई बराबर प्रबल वैद्युत अपघट्य है, प्रबल वैद्युत अपघट्य आई बराबर किसके? एक, शुरू में एक, बाद में दो, तो होगा तो कितना हो जाएगा? 2/1, 2। इसका 2 और एक 3, आई बराबर 3। इसका 3 और एक 4, आई बराबर 4, है ना। ग्लूकोज क्या है? एक वैद्युत अनअपघट्य, ये टूटता नहीं है, तो आई बराबर 1। सबका आई अपन को पता लग गया, आई अपन को सबका पता लग गया, आई निकाल लिया अपन ने। वैद्युत अपघट्य जो 100% आयनित होता है, अपन को पता है ये सब प्रबल है, ये सब लवण है, ये लवण है, ये लवण है, ये लवण है, सब लवण है, और तो सभी
पूर्णतः विद्युत अपघट्य होंगे, चाहे ये लाइन लिखे चाहे ना लिखे, अपन को मानना है, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन सबकी सेम है, कंसंट्रेशन सबकी सेम है क्योंकि मोल और विलायक के मोल सब फिक्स हैं, तो कंसंट्रेशन फिक्स है सबकी, ठीक है। कंसंट्रेशन वाला कंडीशन नहीं लगानी है अपन को। तो अब आई के समानुपाती आ गया, आई इंटू सी है ना, तो आई सबसे ज्यादा किसका है, इसका है 4, तो सी है ना, सी N/2 इसका वासुदाव सी, तो देखो आई ज्यादा तो RLVP ज्यादा, RLVP ज्यादा तो वासुदाब कम, तो सबसे ज्यादा आई किसका है, 4 इसका है, सबसे ज्यादा आई किसका है, इसका, तो इसका आई ज्यादा है तो इसका RLVP ज्यादा, RLVP सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और वासुदाब सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे, ठीक है। ऐसे करने हैं अपन को क्वेश्चन। अब देखो शुद्ध जल का वाष्प दिया है 50 mm ऑफ Hg, शुद्ध जल मतलब विलायक का, विलायक का दे दिया है ना, P0 है, ये P0 दिया है, ऐसे अपन को पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का वाष्प मतलब P0 है ना। 12 मोल जल में 12 मोल, अब ये जल के मोल दे दिए, कितने दिए हैं, 12 मोल, तो ये एन सॉल्वेंट है, ऐसे अपन को लिख देना है हर चीज ऊपर। एन सॉल्वेंट में क्या मिला है, ये इसका आई कितना होता है, आई कितना होता है, 2 और 1 3, आई बराबर 3, मैंने निकालना सिखाया है प्रबल के लिए कैसे निकालते हैं, है ना। शुरू में तो 1 है, बाद में कितने में टूटेगा, या 3 बार 3 में टूटेगा, है ना, 3 में ही तो टूटेगा ये, 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में, तो 2 तो K के हो गए और 1 ये 3 मोल हो गए ना, तो 3/1 करेंगे तो आई बराबर 3 आ जाएगा। इसके कितने मोल मिलाए जाए कि वासुदाब 10 mmHg घट जाए, यानी 50 से 10 mmHg घट जाए, तो ये क्या है, वासुदाब में सापेक्षिक अवनमन दे दिया है इसने, नहीं वासुदाब में अवनमन दिया है, ये अवनमन, यानी P0 माइनस PS करने पर 10 mmHg आना चाहिए, तो P0 माइनस PS करने पर क्या आएगा, 10, और PS है क्या, बाद का PS है क्या, प्रारंभ का PS 50 है, P0 माइनस PS करने पर 10 आ रहा है, तो PS यहाँ से नहीं निकाल सकते, P0 50 माइनस 10 40, तो 10/40, और इसके आई कितना है 3, और N के 2SO4 बटे 12 किसके हैं, ये इसके मोल है सॉल्वेंट के, तो N के 2SO4 1 मोल मिला दे, इतना आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपन को करने हैं। अब अपन पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ठीक है, ये अपन कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वो वाष्पदाब नहीं, वो प्रासरण दाब, और फिर उसके बाद इसमें सिर्फ हेनरी का नियम बचेगा और गैसों की विलेयता बचेगी, ठीक है, वो अपन कल कर लेंगे। अब देखो क्वथनांक में उन्नयन करते हैं अपन, क्या है क्वथनांक, उन्नयन 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 की मतलब क्या होता है, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हो गई। मैंने क्या बताया था, क्वथनांक है जो अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, क्योंकि जो क्वथनांक है वो एक फिक्स प्रॉपर्टी है, क्या है, फिक्स प्रॉपर्टी है, कैसे कि जल चाहे 1 लीटर लो चाहे 1000 लीटर लो, उसका क्वथनांक बिंदु फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस है क्या, यानी क्वथनांक होता क्या है, क्वथनांक वह बिंदु होता है, यानी ताप का वह बिंदु जिस पर द्रव का दाब है ना, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 1 atm के बराबर हो जाए, ये बिंदु होता है। वह ताप जिस पर द्रव जो दाब लगा रहा है, द्रव जो सतह पर दाब लगा रहा है, वो दाब वायुमंडलीय ताप के दाब के बराबर यानी 1 atm के बराबर हो जाए, वह क्वथनांक बिंदु होता है। और अब अपन कहते हैं कि क्वथनांक बिंदु वह होता है जिस पर पानी उबलने लग जाए, अरे पानी वाष्प बनने लग जाए, नहीं, वाष्पन की प्रक्रिया तो सदैव चलती रहती है, वाष्पन की प्रक्रिया तो सदैव चलती रहती है, क्यों, क्योंकि देखो बर्फ होती है उसमें से वाष्प बन के निकलती है, वो थोड़ी ना हीट हो रहा है,
पानी भरा है, सड़कों पे भरा होता है, घर में भरा होता है, वो भी वाष्प बन के उड़ता रहता है और संघनन भी होता रहता है। अगर ठंडी बोतल रख दो, ठंडी बोतल रखने के बाद उसके चारों ओर पानी आ जाएगा प्लास्टिक की ठंडी बोतल रखने पर। तो ये सब तो मतलब चलते रहते हैं। लेकिन अगर अपन किसी एक कंटेनर में अपन ने लिक्विड लिया और यहाँ उसमें हीट दी, है ना, हीट दे रहे हैं, तो अब जो इसको अगर अपन बंद कर दें या खुला रख दें, लेकिन बंद करने पर अपन को जल्दी प्राप्त होता है। बंद करते हैं तो अब इसमें पहले वायुमंडलीय दाब क्या है, 180 atm। अब इसको उबालते हैं। जब इसका दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा 180 atm, तब ये वाष्प बन के ऊपर उड़ने लग जाएगा अत्यधिक मात्रा में और वाष्प दाब स्थापित हो जाएगा। और इस पॉइंट पर जो जल वो द्रव है वो उसका क्वथनांक बिंदु हुआ। कब? जब द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब द्रव चाहे कितना सही ले लो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वथनांक में उन्नयन कैसे होगा? यानी वह, देखो क्वथनांक में क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं, है ना। यदि पी एक्सटर्नल बराबर क्या है, 180 atm, तो क्वथनांक क्या होगा, सामान्य। पी एक्सटर्नल यानी बाहर से जो दाब लगा रखा है वो जो वायुमंडलीय दाब है, तो क्वथनांक बिंदु होगा। जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाया जाए। अब यहाँ क्या करते हैं अपन, अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे। क्या करेंगे, अवाष्पशील। अब इसमें अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे तो उसका तो सापेक्षिक वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, उसका वाष्प दाब घटता है, अतः क्वथनांक है जो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है वो मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। तो देखो बढ़ता कैसे है, मतलब मैं बताता हूँ क्या। मान लो जल जल पहले वायुमंडल का दाब क्या है, एटीएम कितना है, वायुमंडलीय दाब होता है 180 m यानी 760 mm Hg होता है वायुमंडलीय दाब। ये होता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब इसमें अपन ने वाटर ले रखा है। अब वाटर उबलता है कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका जो दाब है वह जो जो इसका जो वाष्प दाब ये कितना हो जाता है, 180 m या 760 mm Hg हो जाता है। किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के लिए। किसके लिए, वाटर के लिए। यही तो अपन बता रहे हैं, कि मतलब वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब है जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है, वही उसका क्वथनांक बिंदु होता है। ठीक है, हो गया। अब अपन देखते हैं क्या, अपन को पता है ये वाष्प दाब है इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब ये है 760 mmHg, क्योंकि क्वथनांक बिंदु के हिसाब से जो इस क्वथनांक बिंदु पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, इतना अपन को पता है, ये इसका वाष्प दाब है। अगर अपन जल में अवाष्पशील विलय मिलाएं, पिछला कॉन्सेप्ट वाष्प दाब में सापेक्ष गमनागमन वाला, अवाष्पशील ठोस मिला देते हैं, अवाष्पशील ठोस में विलय मिला दिया अपन ने, तो क्या होगा, उसका वाष्प दाब हो जाएगा कम और सापेक्षिक वाष्प दाब में सापेक्षिक गमनागमन वृद्धि होती जाएगी जितना अपन अवाष्पशील ठोस मिलाते जाएंगे। ठीक है, मिलाते जाएंगे, पता है अपन को वृद्धि होती जाएगी और वाष्प दाब होता जाएगा कम। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर अपन ने थोड़ा सा अवाष्पशील ठोस मिला दिया तो इसका वाष्प दाब मान लो हो गया 730 mmHg। अब इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना रह गया, 730 mmHg रह गया ना, वाष्प दाब में कमी आ गई। अब ये वाष्प दाब 730 mmHg जो रहा है, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो अब इसके बराबर करने के लिए अपन को और टेम्परेचर बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। मान लो अपन को 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाया, जब ये 760 mmHg हुआ अवाष्पशील ठोस मिलाने पर,
तब ये बराबर आया। तो तभी अभी इसका क्वथनांक बिंदु क्या हो गया? 110। क्या हो गया? 110। मतलब अवाष्पशील ठोस मिलाने से वाष्प दाब में कमी आती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए अपन को टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। और जितना अपन उस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वही तो उसका क्वथनांक में उन्नयन होता है। वही तो क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक में उन्नयन को अपन क्या, ये क्या था? ये T1 था, TB था पहले, है ना? TB नॉट था ये। TB था क्या? TB नॉट था यार, एक तो हाँ, TB नॉट था ये। पहले क्या था? TB नॉट अपन को फिक्स थी ये वैल्यू कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अवाष्पशील ठोस मिलाने के बाद अपन को टेम्परेचर कितना 110 डिग्री सेल्सियस पर ये इसका क्वथनांक बिंदु आया, और ये हो गया TB। ये क्या हो गया? इसका TB है ना? ये अब इसका नया बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो वाष्प क्वथनांक में उन्नयन आया है वो क्या है? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB क्या आया है? डेल्टा TB आया है TB माइनस TB नॉट। यही तो क्वथनांक में उन्नयन आया है कितना? 110 माइनस 100। ये आया है डेल्टा TB आया है इसमें 10 डिग्री सेल्सियस। क्या आया है? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। यही तो है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। तो अब अपन को क्वथनांक में उन्नयन समझ आ गया क्या होता है कि अवाष्पशील, कॉन्सेप्ट याद रखना, अवाष्पशील ठोस विलय। अवाष्पशील, देखो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है कि एक वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। लेकिन अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो वह वाष्प दाब है उसमें कमी आती है, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, और उस कमी को पूरा करने के लिए अपन टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं। क्योंकि जो वाष्प दाब वो अपन को खूब पता है कि वो समानुपाती होता है टेम्परेचर के समानुपाती होता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अब टेम्परेचर का समानुपाती कैसे होता है? देखो, समानुपाती वो सिर्फ और सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए होता है जो ऊष्माक्षेपी होती है, वो ऊष्माशोषी होती है, उनके लिए, है ना? हाँ, तो अपन को पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो अब अपन को पता लग गया कि वाष्प दाब क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है अच्छे से। तो अपन तो देखो, शुद्ध विलयन का क्वथनांक बिंदु क्या है? TB नॉट। अब और अब अपन ने विलयन बना दिया। विलयन का क्वथनांक क्या है? TB। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB क्या है? TB शुद्ध विलयन का क्वथनांक, जो शुद्ध विलयन का क्वथनांक है वो कम है और विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है, तो TB माइनस TB नॉट। ये है फॉर्मूला क्वथनांक निकालने का। कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है ना? पर मतलब है ना, 12th में इसको ना विद डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। किसके सॉल्व करते हैं? डेरिवेशन। तो डेरिवेशन अप्रोच की अपन को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत है, ग्राफ की। ग्राफ अपन को याद होना चाहिए। देखो, ग्राफ कुछ नहीं है, अपन को पता है क्या है कि क्वथनांक मतलब क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। और देखो, इधर अपन टेम्परेचर ले लें, इधर अपन वाष्प दाब ले लें P। क्या ले लिया अपन ने? वाष्प दाब। अब देखो, एक अपन को पता है, अपन को वाष्प दाब कहाँ तक बढ़ाना है वायुमंडलीय दाब के? तो वायुमंडलीय दाब फिक्स है 1 atm या फिर 760 mmHg। ये दोनों बात एक ही है। 1 atm बराबर ही होता है 760 mmHg। ये दोनों बात बराबर होती है, फिक्स है 760 mmHg, है ना? तो अब देखो, ये तो फिक्स वैल्यू है टेम्परेचर की। मान लो प्रारंभ में वाष्प दाब क्या था? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अपन बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वाष्प दाब बढ़ेगा, अपन को पता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लो शुरुआत में उसका कुछ वाष्प दाब था। देखो, वाष्प दाब की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। वाष्पन की प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है 0 टेम्परेचर पे। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी देखें ना अपन, नॉर्मल टेम्परेचर पर इधर से आ रहे हैं तो T बढ़ रहा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वाष्प दाब होता रहता है,
होता रहता है, तो वाष्प दाब हमेशा होता ही रहेगा, होता ही रहता है नॉर्मल टेम्परेचर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका वाष्प दाब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक पॉइंट पर उसका वाष्प दाब इसके बराबर आ जाता है। क्या आ जाता है? बराबर। तो ये वो पॉइंट है, ये वाला जो टेम्परेचर है ये क्या है उसका? टीबी। अब ये सबके लिए अलग अलग हो जाता है। टीबी नॉट है, ये क्या है? टीबी नॉट। टीबी नॉट। अब ये क्या है? अब देखो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह क्या लगाया है अपने? इधर इधर टेम्परेचर कम, वाष्प दाब कम। इधर टेम्परेचर ज़्यादा, वाष्प दाब बढ़ रहा है। इधर ज़्यादा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा पीक पे आ गया, और जो पीक पे आया है ये 1 एटीएम के बराबर हो रहा है। इससे ज़्यादा वाष्प दाब नहीं होगा, इससे ज़्यादा वाष्प दाब तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो 1 एटीएम के बराबर हो गया। क्वथनांक बिंदु से ज़्यादा टेम्परेचर पर वाष्प दाब है वो बढ़ता नहीं है, वो वहीं स्थिर हो जाता है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि जब क्वथनांक बिंदु पर आ जाता है तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसका वाष्प दाब। तो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा उसका वाष्प दाब होगा नहीं, उससे ज़्यादा तो वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। क्या होगा? उड़ जाएगा वाष्प बन के। क्या होगा? उस उड़ जाएगा। अब देखो, है ना? तो अब अगर अपन देखें, अब इसमें क्या करते हैं, अब ये तो क्या है? शुद्ध विलयन है, शुद्ध विलयन है। अगर अपन देखें शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक का टेम्परेचर है वो शुद्ध शुद्ध विल ये तो शुद्ध विलायक है, विलायक। अब विलयन, विलयन के लिए क्या होगा? विलयन के लिए ये जो वाष्प दाब है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, देखो टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन तब भी कम था। क्यों? यहाँ तब भी कम है, तब भी कितना सा? इतना सा। यहाँ पे कितना है? इतना। क्यों? ये अंतर किसका है? टेम्परेचर बढ़ा लो पर भाई साहब उसमें अवाष्पशील ठोस मिला है, तो वाष्प दाब में कमी हो रही है। तो धीरे धीरे कमी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर अपन बढ़ाते जाने तब भी वाष्प दाब, इसके लिए लाने के लिए अपन को इतना अंतर आ गया। ये है टीबी। और जो ये अंतर आया है, ये अंतर, ये वाला जो अंतर है, ये वाला अंतर, ये वाला अंतर है डेल्टा टीबी। ये है, और ये किसका है? विलियन का। ये है विलियन का ग्राफ, ठीक है। ये है। अब अपन ने क्वथनांक का ग्राफ भी देख लिया, क्वथनांक में उन्नयन। अब जो क्वथनांक में उन्नयन है, अगर अपन देखें क्वथनांक में उन्नयन है, वो फॉर्मूले से अपन जब सत्यापित करते हैं ना, ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी से फॉर्मूले में सत्यापित करते हैं, तो क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टीबी। अरे यार ये मैं तो लिख ही क्या देता हूँ। डेल्टा टीबी है वो समानुपाती आता है मोललता के। किसके? मोललता के। किसके समानुपाती आता है? मोललता के। मोललता के समानुपाती होता है। और जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, उसे कहते हैं के बी एम। क्या कहते हैं? के बी एम। ये मोललता है। क्यों मोलल अपन ने मोललता के समानुपाती क्यों किया? मोलरता के क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो अवाष्पशील ठोस मिला रहे हैं उसका भार लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? अवाष्पशील ठोस जो मिला रहे हैं उसका भार लेते हैं, तो विलायक के भार से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, और भार वाला कॉन्सेप्ट मोललता में आता है, मोलरता में नहीं, है ना? तो वो मोललता के समानुपाती होता है। देखो ये कैसे आएगा समानुपाती? ये है ना, ये जो समानुपाती आएगा ना वो डायरेक्ट कैसे आएगा? ये है ना, वो अपन ने सापेक्षिक वो वाष्पदाब में अवनमन देखा था, वो भी अपन ने मोललता वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन है उसकी निर्भरता अपन ने मोललता पर देखी थी, मोललता पे देखी थी। उसका एक फॉर्मूला आया था, मुझे बताना क्या आया था कमेंट में, कि उसका फॉर्मूला क्या आया था मोललता पे निर्भरता के। तो उसमें वाष्पदाब में, और ये भी वाष्पदाब पे, ये भी वाष्पदाब पे निर्भर कर रहा है, तो इसलिए ये भी मोललता के समानुपाती आएगा। और जो के बी आता है ये क्या है? ये कांस्टेंट है ना? ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? के बी को क्या कहते हैं? के बी को अपन कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है ये? मोलल, देखो ये थोड़ा रटने वाला टॉपिक है बस। मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब जो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है ना, ये 1 मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मान लो कैसे, ये क्या भी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगर कोई विलयन है उसका 1 मोलल विलयन लिया, 1 मोलल विलयन लिया मतलब 1 मोलल विलयन का मतलब क्या है? अपन 1 मोलल विलयन, मैंने आप तुम्हें पढ़ाया था, 1 मोलर विलयन पढ़ाया था, 1 मोलल विलयन भी पढ़ाया है। 1 मोलल विलयन का मतलब है कि उसमें एक
1000 ग्राम या 1 केजी में विलय का 1 मोल गुलाओ तो उसे 1 मोलर विलयन कहते हैं। और 1 मोलर विलयन का मतलब होता है 1000 ml या 1 लीटर में विलय का 1 मोल, है ना। ये 1 मोलर और 1 मोलर विलयन है। अब देखो अपन को क्या करना है, अपन को करना है डेल्टा टीबी बराबर क्या है, KBM। अगर 1 मोलर विलयन है तो m मोललता उसकी क्या हो गई, 1। तो डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा KB के, मोललता 1 हो जाएगी। तो जो अंतर आया है क्वथनांक में उन्नयन है, 1 मोलर विलयन के लिए कोई विलयन है उसका 1 मोल लिया जाए तो उसके लिए जो क्वथनांक में उन्नयन आया है वो किसके बराबर होता है, वही तो उसका 1 मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। 1 मोल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन है वही उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। ये तो सीधा सा है, हर समानुपाती नियतांक का यही कॉन्सेप्ट होता है ना। फिर अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं। है ना, यानी विलयन की मोललता 1 है, यानी विलयन की मोललता है बराबर 1 है तो डेल्टा टीबी बराबर होगा केबी के। ठीक है, वैसे डेल्टा के टीबी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी केबी एम, ये फॉर्मूला है ना। जो केबी है वो विलायक का अभिलाक्षणिक गुण है, विलायक का अभिलाक्षणिक गुण है। क्यों, क्योंकि ये निर्भर किस पर कर रहा है, विलायक की मोललता पर निर्भर करता है। मोललता किस पर निर्भर करती है, विलायक पर, क्योंकि मोल तो फिक्स है, किसी का भी मोल ले सकते हैं अपन, लेकिन 1000 ग्राम जल का ले रहे हैं, बेंजीन का ले रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अब अपना केबी की वैल्यू क्या होती है, ये केबी की वैल्यू अपन को याद रखनी है। केबी की वैल्यू फिक्स है, आर टी बी नॉट का स्क्वायर बटे ई का 1000 और ये एलवी, ये टीबी की वैल्यू है। और ये अपन को फिक्स है और ये अपन को याद रखनी है। क्वेश्चन आया है नीट में, डायरेक्ट पूछी गई है केबी की वैल्यू क्या है, केबी बराबर क्या है, केबी, है ना। और ऐसे ही के एफ आएगा उसमें, हिमांक के अपना मन में, है ना। ये क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट, ये क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट, आर अपन जानते हैं, आर बराबर ना, ये क्या होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। डेल्टा टी बी नॉट अपन जानते हैं, ये क्वथनांक बिंदु है ना। डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक बिंदु है। और एल वी क्या है, ये है, अब देखो ये अपन एल वी पढ़ेंगे किसमें, ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में। अब ये क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्माएं, किसकी, अभी याद रख लो बस, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या है वाष्पन की, मतलब वाष्प, कोई चीज का वाष्प बनती है उसकी गुप्त ऊष्माएं, क्या है गुप्त ऊष्मा, है ना। अब एलवी क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये अपन देखते हैं कि जो एलवी होती है वो 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। क्या होती है, एलवी। देखो 1 ग्राम जल लो, चाहे अपन जल के हिसाब से नहीं करते हैं, अपन कोई भी द्रव तो कोई भी हो सकता है ना, तो अपन विलायक तो कोई भी हो सकता है। तो 1 ग्राम विलायक, कोई किसी भी विलायक की बात कर रहे हैं अपन अभी, है ना। 1 ग्राम विलायक को वाष्प में बदलने के लिए
आवश्यक ऊष्मा। एलवी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? 1 ग्राम विलायक को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अभी अपन को फॉर्मूला निकालना है, अभी डेरिवेटिव करना है, ये तो सूत्र है इसका बस, है ना, है ना। तो अगर और फिर अपन देखते हैं कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन ये क्या है? ये तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये क्या है? 1 मोल विलायक को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ये क्या है? 1 मोल विलायक को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। ठीक है, अब ये अपन को पता चल गया कि माना, तो फिर अपन देखते हैं क्या है। अगर अपन जल के लिए देखें, अगर विलायक क्या है? विलायक जल है ना, विलायक जल है, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होगी? 1 मोल विलायक, डेल्टा एच, देखो जल H2 होता है, 2 + 16 कितने को गया? 18 ग्राम। 1 मोल जल में कितना वजन होता है? 18 ग्राम। मतलब डेल्टा एच भी वेपोराइजेशन क्या होगा? 18 ग्राम जल को, 1 मोल जल या 18 ग्राम जल, कोई एक ही बात है, फिक्स है, अपन को पता है ना। 1 मोल जल में 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है, 18 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, या 1 मोल जल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? डेल्टा एच वेपोराइजेशन होगी। अब अगर अपन देखें 1 ग्राम विलायक को बदलने के लिए क्या होती है? एलवी। तो 1 ग्राम जल को बदलने के लिए, जल को वाष्प में बदलने के लिए उसकी गुप्त वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? एलवी। 1 ग्राम 18 ग्राम को बदलने के लिए डेल्टा एच वेपोराइजेशन है ना, यानी 18 ग्राम के लिए तो क्या है? डेल्टा एच वेपोराइजेशन 1। तो और 1 ग्राम के लिए क्या होगी? डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बटे 18। तो और 1 ग्राम के लिए जो क्या होती है उसे एलवी कहते हैं। एलवी वाटर के लिए एलवी क्या होगी? डेल्टा एच वेपोराइजेशन बटे 18। 18 होगी ना एलवी। अब यहाँ अपन इस एलवी की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, है ना, इस एलवी की। अब चूंकि इसका कुछ नियत, इसका क्या आता है, क्या बोलते हैं उसे, अरे यार, हाँ, इसकी जो वैल्यू पर, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा एच, जो इसको कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट और देख लेते हैं। यूनिट होती है इसकी कैलोरी पर ग्राम या जूल पर ग्राम। ये क्या है? ऊष्मा, एनर्जी है, एनर्जी या ऊष्मा या हीट है। ईटी तो है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ये क्या है? इसका वजन, वजन ग्राम में, तो इसे कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी भी तो हीट को निरूपित करती है, एनर्जी को, और जूल भी तो एनर्जी को निरूपित करता है। कैलोरी पर ग्राम या जूल पर ग्राम, कुछ भी लिख सकते हैं इसकी यूनिट। ये क्या है? ऊष्मा की यूनिट, हीट की यूनिट सब बराबर होती है, कैलोरी या जूल, है ना। अब इधर इधर इसको रखते हैं, इधर इसमें के बी बराबर पुट करें अपन, के बी बराबर, तो आर डेल्टा टी बी नॉट का स्क्वायर बटे 1000, इसकी एल बी की जगह डेल्टा एच वेपराइजेशन और बटे 18 को ले जाते हैं ऊपर, है ना। अब देखो, अपन जल विलायक के लिए बात कर रहे हैं, जल विलायक, तो इसमें के बी रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? 0.314 ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर अपन को इसकी वैल्यू इस ये लेनी है। डेल्टा टी बी इसका कितना होता है? 100 का स्क्वायर, ये 18 है, और यहाँ पर ये 1000 है, और ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन की वैल्यू मुझे पता नहीं, है ना। तो इसकी ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन कुछ वैल्यू होती है जल की, और अपन ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में लिखेंगे। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर के बी की जो वैल्यू आएगी जल के लिए, जल के लिए जो के बी की वैल्यू आती है वो होती है 0.52 किलो। ये क्या है? 52 केल्विन
केजी पर मोल। क्या आती है? केल्विन केजी पर मोल आती है। क्या आती है? केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये आती है यूनिट। अब ये याद रखना है अपन को, ये याद रखनी है। ये तो मैंने निकालने का तरीका बताया है कि कैसे निकालते हैं इसमें, तो है ना, ये अपन को याद मतलब समझने वाला टॉपिक है। तो ये अपन निकाल लेते हैं। केबी की वैल्यू आ गई अब, है ना। अब अपन देखते हैं कि आई की वैल्यू क्या होती है। आई क्या होती है? आई अपन ने देखा था संगुणन या आई का एक फॉर्मूला अपन ने देखा था, संगुणन या वियोजन के पश्चात उसके अनुसंख्यक गुणधर्म बटे संयोजन या संगुणन या गुण वियोजन से पहले उसका अनुसंख्यक गुणधर्म। और यहाँ पर किस अनुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहे हैं अपन? क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी एट ये हो जाएगा ऑब्जर्व्ड, मतलब संयोजन या गुणन, संयोजन या वियोजन के पश्चात का ऑब्जर्व्ड बटे डेल्टा टी बी। ये कौन सा हो जाएगा? थॉर्टिकली ये आई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर? आई डेल्टा टी बी थॉर्टिकली, सब में आई लगा दो बस आगे, है ना। तो डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड बराबर क्या आ जाएगा? आई। और थॉर्टिकली का फॉर्मूला अपन ने क्या निकाला था? ये रहा ना फॉर्मूला, डेल्टा टी बी के बी एम आई के बी एम। और जल है तो उसके लिए के बी एम, जल के लिए डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड बराबर आई। और के बी की वैल्यू कितनी होती है? 0.52, है ना, इंटू मोललता। अब देखो जल के लिए मोललता बराबर मोलरता होती है, क्योंकि उसका डी है वो बन होता है, घनत्व है बन होता है। तो इधर मोललता भी लिख सकते हैं, मोलरता भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तो अब देखो, अब अपने पास क्या है? आई मल्टीप्लाई में है के बी, मल्टीप्लाई में है उसकी मोललता। ये क्या है? सांद्रता। बराबर में क्या है? डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड मतलब क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन ज़्यादा। मतलब इसको मैं अगले पेज पे समझाता हूँ। मतलब देखो, अपने पास डेल्टा टी बी प्रेक्षित या ऑब्जर्व्ड बराबर क्या आया है? डेल्टा टी बी थॉर्टिकली और मल्टीप्लाई में आई। थॉर्टिकली की अपन वैल्यू रखें तो डेल्टा टी बी, एक तो मेरे से बनता नहीं है, ऑब्जर्व्ड बराबर आ रहा है आई के बी एम, ठीक है। अब अपन देखें, ये ऑब्जर्व्ड डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड, ये क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, नांक में उन्नयन, है ना। अब देखो आई बढ़ा, आई, है ना, आई। और ये के बी तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, एक ब्लैक के लिए फिक्स है, जल के लिए फिक्स है। तो आई और मोललता बराबर डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड। देखो इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, वही है वासुदाब वाला कॉन्सेप्ट। वासुदाब में अपन ने कैसे निकाला था? वासुदाब में आई को लिया था और उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता, मोललता है, मोलरता ली थी बराबर आर एल वी पी को बढ़ाया था, और वासुदाब को कम किया था, वासुदाब था उसको कम किया था, क्योंकि आर एल वी पी अंतर बढ़ने पर वासुदाब था वो कम होता था। आइए बढ़ा दो, चाहे उसकी सांद्रता है, सांद्रता में क्या लो? मोल ले लो, मोल को बढ़ा दो, भार को फिक्स करके मोल को बढ़ा दो या आई को बढ़ा दो, तो वासुदाब घट जाता था, आर एल वी पी बढ़ जाता था, ये वाला था। इसमें क्या है कि आई बढ़ाओ या मोललता, मोललता में भी क्या आ रही है? सांद्रता, सांद्रता में भी क्या आएंगे? मोल बढ़ाओ, आई बढ़ाओ या मोल बढ़ाओ, तो डेल्टा टी बी बढ़ेगा। अब देखो डेल्टा टी बी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ रहा है, तो क्वथनांक भी तो बढ़ेगा,
बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ेगा। पहले 100 था, क्वथनांक में उन्नयन ज़्यादा हो गया, 200 हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? बॉइलिंग पॉइंट भी तो 200 हो गया। पहले 100 था, 200 हो गया बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, अंतर कितना क्या आ गया? 100 का, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 100 से 200। पहले क्वथनांक 100 था, 120 कर दिया, अंतर कितने का आया? डेल्टा टी भी बढ़ गया 20, 20 से ये कितना हो गया? 120, अंतर आ गया ना। तो इसमें ये डेल्टा टी भी बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये तो हो गया क्वथनांक में उन्नयन की बात। इसमें क्या होता है, अपन को याद क्या क्या रखना है? याद देखो क्या क्या रखना है। क्वथनांक में उन्नयन फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी बी बराबर है टी बी माइनस टी बी नॉट। ये क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। ये विलयन का क्वथनांक है, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, ये याद रखना है, ग्राफ याद रखना है। ऐसे ही तो था, टी, ये था टी बी नॉट, ये था टी बी, ये क्या था? ये था अपना डेल्टा टी बी अंतर, ये वाला अंतर डेल्टा टी बी है ना। ये ग्राफ याद रखना है। एक याद रखना है अपन को कि डेल्टा टी बी बराबर फॉर्मूला होता है के बी एम। ये क्या है? मोलैलिटी, क्या है? मोलैलिटी है ना। डेल्टा टी बी और के बी बराबर क्या था फॉर्मूला? आर टी बी नॉट का स्क्वायर बटे 1000 एल वी, और एल वी बराबर क्या है? 1 एल वी बराबर डेल्टा एच वेपराइजेशन बटे 18। के वी की वैल्यू क्या आती है? 0.52 केल्विन के जी पर मोल है ना। ये याद रखना है। और आई, मतलब एक याद रखना है, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व बराबर आई के बी एम, या फिर डेल्टा टी बी ऑब्जर्व बराबर आई डेल्टा टी बी थॉर्टिकली। ये वाली चीज़ें याद रखनी है इनमें। और एक ये वाला कि आई बढ़ाने पर डेल्टा टी भी बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट याद रखना है। इनके लिए क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस करने होते हैं ना अपन को, उनके लिए ये काम देता है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वाली चीज़ें हैं याद रखने वाली इसमें। अब देखो हेमांक का सेम है, सेम टू सेम है हेमांक का। देखो हेमांक का क्या है? हेमांक का बिल्कुल सेम टू सेम है। हेमांक का क्या है? हेमांक में अवनमन, हेमांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की जो द्रव प्रावस्था में वाष्प दाब है उसकी ठोस प्रावस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा है। लेकिन दूसरी परिभाषा जो इसकी समझ आती है वो क्या है? वह ताप जिस पर द्रव है, द्रव के जमने की दर बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है ठोस के पिघलने की दर के। वह ताप जिस पर द्रव है जो ठोस में बन रहा है उसकी दर बराबर, यानी द्रव बराबर सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड साम्यावस्था जिस पॉइंट पर स्थापित हो जाती है उसे ही हेमांक कहते हैं। अब देखो जम रहा है, जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस के पिघलने की दर और बर्फ के पिघलने की दर बराबर होती है जल के बर्फ में बदलने की दर के। अब देखो क्या होता है, जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाया जाए, मान लो ये द्रव है, द्रव में अपन क्या करते हैं, वही काम क्या है अपना, तो अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे।
कोई भी द्रव है उसमें अपन क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे। अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे तो क्या होगा कि वो जो वाष्प दाब है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प दाब घटता है, वो तो अपन को पता है। अवाष्पशील ठोस मिलाने पर वाष्प दाब घट जाता है। अब वाष्प दाब घट जाएगा, है ना, तो क्या होगा, घट जाएगा। अतः हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी घट जाता है। क्या होता है, मतलब वाष्प दाब घट गया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो भी घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। कैसे घट जाता है, मान लो इसका वाष्प दाब घट गया, अब इसको अपन ठंडा कर रहे हैं, मतलब इसमें से एनर्जी लेते हैं। किसी चीज़ को ठंडा करना क्या होता है, उसकी जो हीट है उसको ले लो, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। ये नहीं है कि उसमें ही देखो, कोई भी अपन ने वाटर में पानी रख रखा है, इसमें कुछ ना कुछ हीट होती है, हर टेम्परेचर कोई ना कोई हीट होती है, उसमें हीट होती है। अब जो फ्रीजर क्या करता है, फ्रीजर है वो करता क्या है, फ्रीजर एसी सब ये काम कैसे करते हैं, ये कूलिंग का काम करते हैं। कूलिंग कैसे काम करते हैं, जो इसकी हीट होती है ना, इसकी हीट जो सॉल्बिलियन होता है उसकी हीट है, उसको ले लेते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। हीट को उसमें से बाहर निकालते हैं तो वो अपने आप ठंडा हो जाता है। यही काम होता है फ्रीजर का। तभी तो फ्रीजर की जो गैस होती है वो गर्म हवा निकालती है पीछे से। तभी तो बोलते हैं कि बंद कमरे में फ्रिज के साथ नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो फ्रिज होता है वो गर्म हवा देता है। एसी भी बाहर गर्म हवा क्यों देता है, क्योंकि वो अंदर की हीट को निकाल कर बाहर फेंकता है। यही काम होता है हीट और फ्रीजर का। और इसलिए यह एफिशिएंस होती है कमरे को ठंडा करने के लिए, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए। कूलर एफिशिएंस क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर की ठंडी हवा को अंदर फेंकता है, ना कि अंदर की गर्म हवा को खींच कर बाहर फेंकता है। तो ये उनकी एफिशिएंसी का कारण है, क्योंकि वो करते क्या है, वो उस सॉल्यूशन की हीट को लेके बाहर फेंक देते हैं। अगर इसमें से अब देखो, इसका वाष्प दाब कम हो गया अवाष्पशील ठोस मिलाने पर, मतलब इसको मतलब टेम्परेचर देने पर जल्दी उबलने लग जाएगा, लेट उबलेगा मतलब इसमें हीट की कमी आई है, वाष्प दाब में कमी आई है, मतलब इसमें हीट की कमी आई है। तो ये जो इसका हिमांक पॉइंट है वो भी घट जाएगा ना। अब हिमांक पॉइंट घटेगा मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक है वो ज़्यादा होता है और विलयन का हिमांक है वो कम होता है। क्या होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है शुद्ध वो विलयन के फ्रीजिंग पॉइंट से, है ना। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। देखो ये क्या है, देखो देखो ये तो 180 mm है, 760 mmHg, ये वो टेम्परेचर है जिस पर इनके वाष्प दाब बराबर आ गए। तो ये वाला पॉइंट तो इनका क्या हो गया, डेल्टा टीबी, है ना। लेकिन इधर देखो, इधर इनका टेम्परेचर अपन कम करते जा रहे हैं, इनकी हीट को निकालते जा रहे हैं। तो ये तो इस पॉइंट पर जम गया, ये क्या है इसका TF0, ये इस पॉइंट पर जम गया, है ना। लेकिन इसको जब ये विलियन देखो, उबला भी लेट तो जमेगा भी लेट। गया और टेम्परेचर कम करो, इसके लिए और टेम्परेचर कम करो, इस टेम्परेचर पर आकर ये है इसका TF, इस पर आकर मिला। मान लो ये 10 है तो ये 0 है, इतना अंतर आया है। ये किसका है, ये डेल्टा TF है, ये है इसका डेल्टा TF, ये वाला। ये डेल्टा TF है, मतलब TF0 अपन टेम्परेचर के हिसाब से लग रहे हैं, टेम्परेचर के हिसाब से डेल्टा TF इज ग्रेटर देन TF है। तो डेल्टा TF क्या होगा, TF0 माइनस TF, यानी ये 10 है, ये -0 है, तो डेल्टा TF बराबर आएगा 10 ऐसे। ये इसका हिमांक बिंदु हो जाएगा, यानी डेल्टा TF बराबर होगा
टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब देखो सेम उसी के तरह डेल्टा टी एफ भी समानुपाती होगा मोलरिता के, तो इसके लिए भी कांस्टेंट आएगा। इसे कहते हैं अपन के एफ फ्रीजिंग का, के एफ एम। अब के एफ क्या होगा, के एफ बराबर क्या होगा, उसी की तरह आर। के एफ का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, ये क्या है, केफ का मान लिखे, केफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब एक मोलल विलियन के लिए डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ के। वही है, वही वाला चीज है, सेम टू सेम, है ना, के एफ के, है ना। अभी जो के एफ है, जो विलायक का क्या है, अभिलक्षणिक गुण है, सीधी सी बात है। के एफ भी क्या है, विलायक का अभिलक्षणिक गुण है। क्यों, कि देखो अपन ने देखो डेल्टा टी, देखो अपन ने उसकी वैल्यू निकाली थी के बी की, के बी क्या था, आर टी नॉट टी बी नॉट का स्क्वायर बटे 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन 18, ये इसका कुछ का था विलायक का। तो ये के बी है जो डायरेक्टली समानुपाती है विलायक की हीट के और उसके मोलर भार के। तो ये विलायक का विलक्षण गुण है, इसमें विलय का कोई कांस्टेंट नहीं होता। इसकी यूनिट क्या होती है, के एफ की यूनिट होती है केल्विन के जी पर मोल। क्या होती है यूनिट, केल्विन के जी पर मोल, के जी एम, है ना। और फिर वही है, के एफ बराबर क्या होगी वैल्यू, वही है आर टी एफ नॉट का स्क्वायर बटे 1000 और एल एफ क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा। एल एफ क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा है ये क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा। और ये क्या होती है, एल एफ बराबर उसी की तरह हो जाएगी डेल्टा एच फ्यूजन, FISUN। ये क्या है, डेल्टा एच फ्यूजन बटे एम सॉल्वेंट, विलायक क्या सॉल्वेंट। अब एम सॉल्वेंट विलायक के लिए कितना होता है, जल के लिए 18, तो एल एफ बराबर डेल्टा एच बटे 18। इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे तो के एफ की कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, के एफ की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, अरे यार ये तो मैंने लिखी नहीं रखी, अरे यही छोड़ रखा है, देखो यही छोड़ रखी है मेरे, के एफ की वैल्यू मेरे को पता नहीं है ना। उसके बाद देखो अपन क्या करेंगे, के एफ की वैल्यू में इंटरनेट से देख के लिख लेना है, और यूनिट तो के जी, केल्विन के जी पर मोल है ना। जल के लिए 18 होता है ना। अब आई की वैल्यू डेल्टा टी एफ प्रेक्षित बटे डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक, है ना। डेल्टा टी एफ प्रेक्षित बराबर आई डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक, है ना। अतः डेल्टा टी एफ जो टी एफ है, डेल्टा टी एफ है वो किसके समानुपाती आएगा, आई के बी के एफ एम है, ये के बी नहीं है ये पहली बात, तो इसमें के एफ है, के एफ एम, तो आई एम बढ़ेगा तो डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, तो फ्यूजन पॉइंट घटेगा, हमेशा याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, ये चीज़ अपन को याद रखने वाली बात है। क्यों घटता है फ्रीजिंग पॉइंट, ग्राफ से अपन देख सकते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, भाई घट रहा है ना इतना, ग्राफ से। तो देखो ये अपना क्वथनांक में उन्नयन हो गया और हिमांक में अवनमन। अब देखो मैंने यहाँ से आगे इनके क्वेश्चंस नहीं कर रखे हैं, मैंने डायरेक्ट कर रखा है वाष्पदाब में अवनमन। तो इसके क्वेश्चंस अपन को किस में से करने हैं, मॉड्यूल से, किससे मॉड्यूल से करेंगे। अब देखो प्रासरण दाब आ गया डायरेक्ट, अब मैंने नहीं कर रखा, तुमने कर रखा है तो मुझे भेज देना नोट्स, मैं उन्हें देख के करा दूंगा। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे परासरण दाब। अब परासरण दाब है, फिर परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार है, फिर इनके क्वेश्चंस हैं, है ना। चैप्टर अभी फिर है दाब का प्रभाव, फिर है हेनरी नियम और गैसों की द्रव्यता, और ये चैप्टर खत्म। बस इतना सा है ये तो बस
फिर अपना चैप्टर आ जाएगा, एक क्लास और लगेगी इसकी बस, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर अपन पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम।